स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक जापानीज मूवी जिसका नाम है गिल्टी ऑफ रोमांस। और ये फिल्म देखने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग अकेले हो तो ही देखना, हेडफोन लगाकर देखना। ओके, तो ये फिल्म जो है वो 3 लेडीज के बारे में है, औरतें जो होती हैं, एंड उनकी कहानी अलग अलग चलती है और वो कैसे जाकर एक साथ मिल जाती है वो हमें एंड में दिखाया जाता है। और फिल्म काफ़ी ज़्यादा अजीब है भाई। फिल्म की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर काजुओ को देखते हैं जो कि एक लव होटल में किसी पर्सन के साथ प्यार मोहब्बत कर रही होती है यहाँ पर। तभी इसको इसके एक साथी इंस्पेक्टर कॉल करके बताते हैं कि एक मर्डर हो गया है। और शॉकिंग बात तो ये होती है कि ये मर्डर यहीं पर हुआ होता है। छानबीन में एक लड़की की बॉडी मिलती है। बॉडी बहुत अजीब होती है, नेक से लेकर कमर तक रियल लड़की की बॉडी होती है और ऊपर जो हेड होता है और नीचे बाकी सारा डमी होता है, मतलब नकली पुतला। अब साइड वाले रूम में एक और यहाँ पर बॉडी मिलती है जो कि सही हालत में नहीं होती है। अब यहाँ पर दीवार पर ब्लड से किसी कासल के बारे में भी लिखा गया होता है। और फिर यहाँ से हमारी स्टोरी का चैप्टर 1 शुरू होता है जो कि स्टोरी अभी पास्ट में चलती है। ओके, तो पहली जो कैरेक्टर होती है इसका नाम यूजुमी होता है जो एक हाउसवाइफ होती है और इसका हस्बैंड होता है वो काफ़ी पॉपुलर होता है, एक नोवेलिस्ट होता है, इसका नाम योको होता है। यूजुमी इतने बड़े पर्सन की वाइफ होती है बट खुश नहीं होती है। रोज इसका सेम रूटीन होता है, उठना, अपने पति की सेवा करना, सामान को यहाँ वहाँ सही से रखना, खाना बनाना, खाना खिलाना, और इसके पति के चले जाने के बाद दिन भर रात भर अकेले घर में पड़े रहना। यूजुमी सबसे परेशान होकर वहीं पर अपने घर के पास में एक शॉप पर सॉसेज बेचने का काम शुरू कर देती है। एक दिन इसको डोई नाम की लड़की मिलने आती है, मतलब सॉसेज खरीदने के लिए, और वो इसको कहती है कि क्या तुम मॉडलिंग करोगी। और ये कहती है कि करना क्या होता है वहाँ पर। तो ये इसको एक एल्बम दिखाती है जिसमें कुछ अडल्ट फोटो होती है लड़कियों की बिना कपड़ों के। अब यहाँ पर यूजुमी कुछ हाँ या ना तो नहीं कहती है, पर हाँ पूछती जरूर है कि क्या मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी पड़ेंगी बिना कपड़ों के। डोई भी कुछ खास जवाब नहीं देती है। और यहाँ हमें घर पर आती है ये तो पता चलता है कि यूजुमी एंड योको दोनों कभी भी फिजिकल नहीं होते, मतलब सालों पहले ये दोनों फिजिकल हुए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ इनके बीच में। अब ये बात काफ़ी अजीब होती है। अभी क्यों है ये हमें बाद में पता चलता है। अब डोई जो होती है वो यूजुमी को कॉल करके एक दिन अपने स्टूडियो बुलाती है फोटोशूट के लिए। यहाँ पर यूजुमी आती है तो पूरा सेटअप किया गया होता है। यूजुमी फोटो के लिए कपड़े उतारती है पहले तो, और एक मेल मॉडल आता है और बात यहाँ पर खाली फोटो खींचने की हुई थी, बस इसके साथ ही फिजिकल होने लग जाता है और पूरा क्रू यहाँ पर वीडियो बनाने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर फोटोशूट का काम नहीं होता, यहाँ पर कुछ और ही किया जाता है। ओके, अब समझ गए होगे। अब यहाँ पर फोटोशूट की आड़ में ये लोग अडल्ट वीडियो बना रहे होते हैं। घर आकर यूजुमी कपड़े उतार कर सॉसेज बेचने की प्रैक्टिस करती है मिरर के सामने। और भाई साहब ये जो करके आई है वहाँ पर, उसके बाद तो इसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ऊपर चला गया होता है। और अगले दिन ये लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीके से सॉसेज बेचती है जिसकी वजह से शॉप को काफ़ी फ़ायदा होता है। और अब रोज स्टूडियो में जाकर ये वहाँ पर वो करती है और लोग इसकी वीडियो बनाते हैं, मतलब इसकी लाइफ कुछ इस तरीके से चलने लगती है। और हालांकि इसके लिए ये न्यू था, पर ये बिल्कुल वैसे करती है वीडियो में जैसे ये काफ़ी प्रोफेशनल औरत हो। अब यहाँ पर यूजुमी पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनती है और बाहर जाती है घूमने के लिए। अब यहाँ पर मैंने अजीब कपड़े इसलिए बोले क्योंकि जापान में अच्छी जो लेडीज़ होती हैं वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ऐसे कपड़े प्रोस्टिट्यूट पहना करती है। तभी इसके पास एक लड़का आता है और इसको कासल के बारे में बताता है। और यहाँ से फिर स्टोरी का सेकंड चैप्टर शुरू होता है। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और काजुओ को देखते हैं जो कि मिली हुई बॉडी को देख रही होती है। इसके हाथ पैर को बहुत ही गलत तरीके से काटा गया होता है, मतलब जैसे किसी ने बिल्कुल रहम ही नहीं किया हो। और इसकी उम्र डॉक्टर बता रहे कि 20 से 30 साल रही होगी और टेस्ट करने से पता चला है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट थी। इंस्पेक्टर काजुओ जो होती है इनको इनका साथी कहानी बताता है कूड़ा फेंकने वाली औरत की। ओके, तो एक बार क्या हुआ था कि एक औरत हुआ करती थी तो वो अपने घर से कूड़ा लेकर निकली फेंकने के लिए, बट ट्रक वाला जो था वो आगे निकल गया था। ये औरत उस कूड़े को लेकर उसके पीछे पीछे भागती रही ट्रक के, और भागते हुए ये एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ से बिल्कुल अनजान थी और वहाँ पर उसको नहीं आना चाहिए था, उसका ऐसा मानना था। इस स्टोरी को वैसे तुम लोग याद रखना। और फिर यहाँ से अगला सीन हमें इन्हीं इंस्पेक्टर काजुओ का ही दिखाया जाता है जो कि अपने घर में है और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से खाना वाना खा रही होती है, मस्त मजे कर रही होती हैं। तभी उस पर्सन की कॉल आती है जिसको हमने इनके साथ शुरू में होटल में देखा था प्यार मोहब्बत करते हुए। ये कॉल करके कहता है कि मैं घर के नीचे आया हूँ, जल्दी से आ जाओ। काजुओ कूड़ा फेंकने के बहाने से अपनी बेटी से कूड़ा उठाकर नीचे जाती है और फिर नीचे जाकर कार में दोनों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूजुमी उस न्यू वाले लड़के के साथ प्यार मोहब्बत कर रही होती है और ये लड़का इसके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती भी कर रहा होता है। तो इस लड़के का नाम क्यूरो होता है वैसे, और ये दोनों कुछ ज़्यादा ही हद पार कर देते हैं जिस वजह से यूजुमी की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है स्टोरी का चैप्टर 3। चैप्टर शुरू में हमें तीसरी लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम मित्सुगो होता है।
मित्सुको की मोम जो होती है वो इसकी फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन आई हुई है। वो बता रही है कि मेरी बेटी गायब हो गई है और उसको गायब हुए पूरे 11 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर हम मित्सुको के बारे में अगर जान ले तो वो एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाई करवाती है और बहुत ही अमीर लड़की है। इसके फादर भी उसी सेम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और 10 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ से फिर से हम पास्ट में जाते हैं और मित्सुको को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट का काम किया करती थी। और इसको एक दिन यूजुमी मिल जाती है। यूजुमी इसको कहती है कि तुम क्या काम करती हो, क्या तुम मुझे कासल में लेकर चल सकती हो। और फिर क्या था, मित्सुको इसको और एक आदमी को लेकर कासल में जाती है और यहाँ पर जाने के बाद उसके साथ फिजिकल होती है और बहुत अजीब अजीब हरकतें करती है। यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है इंस्पेक्टर काजुओ के बारे में। इनका अफेयर पहले इसके हस्बैंड के फ्रेंड के साथ ही चल रहा था। यही हम काजुओ का पास्ट भी देखते हैं जहाँ पर उनके सामने एक लेडी ने अपने आप को चाकू से मार के जान ले ली थी और मरने से पहले वो बोल रही थी कि मेरे फ़ोन को तोड़ दो, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे पति को मेरी सच्चाई ना पता चले इसलिए। अब ये मित्सुको जो होती है वो क्या करती है ये तो हमें पता ही है। तो ये इजुमी को भी लेकर अपने साथ घूमने लगती है। यहाँ वहाँ रात भर दोनों यहाँ वहाँ कस्टमर ढूंढा करती है, उनके साथ फिजिकल होती हैं और पैसे कमाया करती हैं। यूजुमी भी अब इसके साथ ही आ गई है, करने लग गई है, तो इसको भी अच्छा लगने लग गया होता है क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ करना चाहती है सब कुछ, बट इसका हस्बैंड इसको कभी भाव नहीं देता, इसके साथ कभी करता नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करता है। तो यूजुमी को लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड को धोखा भी दे रही है ये करके बाहर। अब दिन में वीडियो शूट करती है वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो गई होती है बहुत सारी चीज़ों की इस मामले में। तो जो मेल एक्टर होता है वो काफ़ी इंप्रेस होता है इसके परफॉर्मेंस से और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लव होटल में चलोगी। ये कहती है कि हाँ चलूंगी बट मैं पैसे लूंगी। अब ये सुन के जो मेल एक्टर होता है इसको गालियाँ सुनाने लग जाता है और चला जाता है यहाँ से। अब फिर यहाँ पर मित्सुको इजुमी को बुलाती है और क्यूरो को मिलवाती है। दोनों यहाँ पर मिलते हैं और कहती है कि तुम आज से क्यूरो के लिए काम करना। क्यूरो एक तरह का ब्रोकर होता है यहाँ पर जो लड़कियों को यहाँ वहाँ बेचा करता है। अब तीनों यहाँ से मित्सुको के घर जाते हैं और फिर हम मित्सुको की मोम को देखते हैं और यहाँ पर हमें इसकी मोम बताती है कि इसके पिता एक पेंटर हुआ करते थे जो उनके अजीब अजीब से शौक थे और वो अपनी बेटी को मॉडल बनाकर उसकी पेंटिंग बनाया करते थे। तो मित्सुको की मोम अपनी बेटी से खूब जलने लग गई थी, चाहती थी कि मित्सुको को मैं मार दूं या मर जाए बिल्कुल ही। अब आप लोग यहाँ पर ये मत सोचना कि मित्सुको की मोम के सामने मित्सुको बैठी हुई है और अभी मित्सुको की मोम उसको जाकर पुलिस में FIR करवा रही थी, गायब हो गई। एक्चुअल में जो वाला सीन हमने देखा ये पास्ट का होता है। अब यहाँ फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम सभी लड़कियों की फोटो देखते हैं जो जो कुछ दिन पहले गायब हुई होती है पुलिस स्टेशन में, और इनमें से ही मित्सुको की भी फोटो होती है। और इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है और जिसमें पता चलता है कि डेड बॉडी की पहचान कर ली गई है। और फिर यहाँ से चैप्टर 4 शुरू होता है मूवी का। इंस्पेक्टर मित्सुको के घर आ जाती है क्योंकि वो बॉडी मित्सुको की ही थी जो कि मूवी के शुरू में मिली थी। अब फिर से हम यूजुमी एंड मित्सुको को देखते हैं पास्ट में जो कि क्लब में गई हुई है और कस्टमर ढूंढ रही होती है। इनको एक कस्टमर की कॉल भी आती है और जब एक कस्टमर के पास पहुंचती है तो इसका कस्टमर जो होता है इन दोनों का वो यूको होता है, यानी कि इजुमी का पति, वही शुरू वाला नोवेलिस्ट। अब ये देख के इजुमी का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा पति यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट के साथ क्या कर रहा है। अब मित्सुको बताती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, इसके साथ मैं न जाने कितने सालों से, तुम्हारी शादी से पहले से ही फिजिकल हो रही हूँ, तो ये मेरा रेगुलर कस्टमर है। अब यहाँ से फिर हम सीधा प्रेजेंट में आ जाते हैं मित्सुको की मोम के पास जो कि एक बैग लेकर बैठी है। उस बैग में मित्सुको की मुंडी रखी हुई है, उसके हाथ पैर रखे हुए कटे हुए, और मित्सुको की मोम ने खुद को भी चाकू मार के सुसाइड कर लिया होता है। और वहीं दूसरे रूम में हम उस ब्रोकर कूरो की भी बॉडी देखते हैं जो कि लटकी पड़ी होती है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुको एंड उसके डैड के रिश्ते जो थे वो काफ़ी गंदे थे। आप लोग समझ सकते हो, बाप बेटी का रिश्ता काफ़ी गलत था। तो मित्सुको की मोम जो थी उनको जब पता चला कि मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड क्या करते हैं तो इसको काफ़ी गुस्सा आया था और इन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को मार देती हूँ। तभी वो चाकू लेकर अपनी बेटी को मारने के लिए घुमा करती थी। और यहाँ मूवी के एंड में हमें तीनों के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। जैसे कि पहली अगर हम बात कर ले मित्सुको की तो वो तो मारी गई है। सेकंड यूजुमी जो थी अब वो पूरी तरह से प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है और उसी में काम किया करती है। और फिर हम लास्ट में उस इंस्पेक्टर को देखते हैं काजुओ को, जो कि कूड़ा उठाकर फेंकने जाती है नीचे और ट्रक वाला आता है और ट्रक जो है वो चली जाती है और वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। इस सीन से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक सीन था जो कि आपको याद होगा, ये अपनी बेटी से कूड़ा फेंकने का बहाना करके नीचे जाती है और उस आदमी के साथ कार के अंदर गलत काम कर रही थी। ओके, तो ये हमें बताया गया कि ये एक तरह से गलत काम करने के लिए गई थी और ये उस जगह पहुंच गई है जहां से ये वापस नहीं आ सकती है। ओके, तो अब आप लोग पूरी सोच रहे होंगे कि इसमें हमने क्या देखा और किस तरह की कहानी चल रही थी। तो मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा था।
सबसे पहले हम युजुमी की बात कर लेते हैं। उसका हस्बैंड जो था उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था क्योंकि वो काफी अमीर था और वो प्रोस्टिट्यूट के साथ ही अपना टाइम स्पेंड किया करता था। युजुमी अकेली रहती थी, परेशान हो गई थी, डिस्परेट हो गई, मतलब उसका दिमाग फट गया था भाई। और उसको एक दिन जब ऑफर मिला तो उसने उसको मना नहीं किया। उसको वहाँ पर मजा आने लग गया था वो सारी चीजें करने में, और उसके बाद वो उसके अंदर डूबती चली गई और वहां से वो आज क्या बन गई है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो शुरू में बॉडी मिली थी लड़की की, जिसके मुंडी और हाथ और पैर गायब थे, वो मित्सुको की बॉडी थी और उसको उसकी मोम ने काटा था बड़ी बेरहमी के साथ। क्योंकि मूवी के एंड में जो बैग दिखा था मित्सुको की मोम के साथ, उसमें उसकी गर्दन पड़ी हुई थी, मतलब पूरा खोपड़ी जो होती है हेड की वो, और हाथ पैर पड़े हुए थे, और उन्होंने खुद को भी मार लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मित्सुको के जो रिलेशन है उसके डैड के साथ वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और रही बात इंस्पेक्टर की, तो इनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये अपने फैमिली को धोखा देती आ रही है। और एक तरह से इसकी कहानी से हमें बताने की कोशिश की गई है कि जो काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, अपनी फैमिली को चीट करना। और उसी से वो ट्रक और कूड़े वाली स्टोरी हमारी कनेक्ट होती है कि वो चली तो गई है वहाँ पर, बट वो कहाँ आ गई है वो खुद भी कंफ्यूज है, सोच रही है क्योंकि वो गलत कर रही है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।